हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम लोग जो हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कन्वेंशनल करंट को डिस्कस करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट को डिस्कस करेंगे, करंट डेंसिटी को डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली? देखिए, हम हाई स्कूल में हमने पढ़ा है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट इन द कंडक्टर। जब किसी कंडक्टर में कोई चार्ज का फ्लो होता है और चार्ज का जो फ्लो है उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो एक करंट बनता है। यानी कि उसका फॉर्मूला होता है हमारा I इज़ इक्वल टू Q बाई टी। Q यहाँ पर चार्ज है और T यहाँ पर टाइम। बेसिकली जो ये रेट वर्ड आया, रेट ऑफ, तो रेट ऑफ का मतलब होता ही है डिवाइडेड बाय द टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चार्ज जब स्टडी फ्लो करेगा तो हमारा फॉर्मूला होगा डायरेक्टली I इज़ इक्वल टू Q बाई टी। इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट अगर हम डी क्यू अपॉन डी टी की बात करते हैं तो डी क्यू बहुत छोटा सा चार्ज है और डी टी जो है उसी का छोटा सा टाइम इंटरवल है। इस सेक्शन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज है वेरीज विद द टाइम। ये टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है। तो हम आगे आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, जो आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पर, ये ग्राफ से आप समझ सकते हैं स्टडी करंट कब है। जब देखिए स्टडी करंट विच डज नॉट वेरी विद द टाइम। देखिए स्टडी करंट क्या है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, यानी कि टाइम के साथ घट बढ़ नहीं रहा। ठीक है। तो इसको कहेंगे स्टडी फ्लो। यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके लिए, I इक्वल टू Q बाई टी। नेक्स्ट आता B एंड C। इसमें दोनों सेक्शन में देखो एक बी ग्राफ दिखाया गया है जो कि एक यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होके I और T दोनों को, जो I है और T को दिखा रहा है किस तरीके से चार्ज जो है फ्लो कर रहा है। ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है और आपका ये C वाला पार्ट भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यानी कि बी और सी सेक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा I इज़ इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट कैसी करंट है, देखिए ये है हमारी अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ मैक्सिमम मिनिमम, मतलब डायरेक्शन भी उसका जो है चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली, तो अल्टरनेटिव करंट का होगा जब मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, कंटिन्यूसली वेरी करेगा, लगातार मैक्सिमम मिनिमम आप गेन करेंगे इसमें, और क्या होगा, डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ग्राफ में अल्टरनेटिव करंट का जो ग्राफ है D, ये है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा। तो ये तो बात हो गई हमारी इलेक्ट्रिक करंट की। अब इलेक्ट्रिक करंट में दो सेक्शन आते हैं और हमारे पास दो जो सेक्शन हैं ये हैं आपका कन्वेंशनल करंट। अब कन्वेंशनल करंट इज़ the current whose direction is along the direction of motion of the positive charge under the action of electric field। देखिए कन्वेंशनल करंट जो है बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तब भी कन्वेंशनल करंट बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है यहाँ पर देखिए पहले सेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज जब मूव करेगा तो करंट की जो डायरेक्शन होगी, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी, वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। ठीक है। सेकंड नंबर के ग्राफ में देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए आप,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है और उसी में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। यानी कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। अगर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरी कन्वेंशनल करंट में क्या है, कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट दैट द मोशन। अब क्या होगा इसमें आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। इलेक्ट्रॉन वाला जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो कन्वेंशनल करंट हो गई, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और दूसरी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है भाई, ये इसको समझिए ज़रा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए छोटा सा ये डायग्राम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सोर्स से निकल रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल से निकल करके इसमें एंटर करके ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, करोड़ों इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो इस एंड से लेके इस एंड तक हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड अलग अलग होगी, लेकिन इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एक एवरेज स्पीड होगी उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द डिफाइंड एज द वेलोसिटी, ठीक है, एज द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भागते किधर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज करिए n इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर रहे हैं, ठीक है, और E इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है और वो एवरेज स्पीड VD से जो है मूव कर रहा है। तो जो टोटल पर सेकंड करंट बनेगा, जो करंट बनेगा मतलब टोटल पर सेकंड जो चार्ज का फ्लो होगा, तो वो होगा NeVD। और अगर हम करंट को 1 सेकंड डिवाइडेड भी करते हैं, 1 सेकंड से यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो करंट बनेगी हमारी NeVD। किस में करंट बनेगी NeVD, इस वाले सेक्शन में देखिए। तो I हमारी जो करंट का फ्लो है, करंट का फ्लो किधर है, करंट है आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑरेंज कलर में, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने n ले लिए और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज क्या होता है E, जो की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमारे पास जो हमने माना एवरेज वेलोसिटी हमारी VD इज इक्वल टू U + a टाउ। अब U क्या होता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी हम 0 कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे पास VD का फॉर्मूला आ जाता है A × टाउ। अब BD को अगर हम देखें यहाँ पर एक्सेलरेशन के हिसाब से, ठीक है, तो ये जो हमारा ये BD का सेक्शन है, हम इसमें इसको और इस फॉर्मूले को मर्ज करते हैं तो I/, क्या हो जाएगा, NEA। और जब हम यहाँ से इसको निकालते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो इन दोनों में वैल्यू रखने के बाद हमें BD की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है E/m × टाउ। ठीक है, बाकी मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा ये किस तरीके से बना हुआ है। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल। सीधी सी सिंपल बात है, जितनी तेज़ी से आपका जो करंट जो है फ्लो करेगा, एवरेज वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, करंट भी उतना ही इंक्रीज कर जाएगा। अब ये नीचे आपको टर्म्स दिए गए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, A एक्सेलरेशन हो गया, टाउ रिलैक्सेशन टाइम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम क्या है यहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअली वो टाइम है जो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एंड से लेकर इस एंड तक टेकन करते हैं ना, ठीक है। तो टोटल टाइमिंग जो उनको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैपिटल E हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमारा स्मॉल e सिंबल हो गया, m हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, n हो गया नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पर सेकंड जा रहे हैं, l यहाँ पर लेंथ ऑफ कंडक्टर रहते हैं, a यहाँ पर हो गया एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बात करते हैं आगे करंट डेंसिटी की। देखिए करंट डेंसिटी क्या है एक्चुअली में, करंट डेंसिटी हमारी यहाँ पर है J = I/A, यानी कि करंट फ्लो पर यूनिट
एरिया, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट एरिया से जितना हमारा करंट जो है फ्लो होगा। तो हमारे पास J इक्वल टू आई अपॉन ए है, तो I करंट क्या हो जाएगा, J इंटू ए। यहाँ पर ये एक वेक्टर फॉर्म क्रिएट करेगा J डॉट ए, ठीक है जी। करंट डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एक वेक्टर फॉर्म डिसाइड करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन द कंडक्टर, करंट थ्रू द यूनिट एरिया, ठीक है जी। करंट थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड द पॉइंट प्रोवाइडेड बाय द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी करंट डेंसिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब आता है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ आप सबने हाई स्कूल में पढ़ा है, करंट वर्सेस पोटेंशियल एंड पोटेंशियल वर्सेस करंट, आप कुछ भी कह सकते हैं, करंट वर्सेस पोटेंशियल या पोटेंशियल वर्सेस करंट। आप पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे, करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली इंक्रीज होगा ही होगा। इसके लिए ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक वोल्टमीटर एमीटर की हेल्प ली थी और एक कंडक्टर में जो है करंट का फ्लो कराया। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ की और एक ग्राफ मिला जो कि एक स्ट्रेट लाइन आई। इसी स्ट्रेट लाइन को देख करके उन्होंने बताया कि करंट जो है पोटेंशियल दोनों आपस में क्या होंगे, किसी भी कंडक्टर के लिए क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अब अगर हम इनको रेशियो लेते हैं V अपॉन आई, पोटेंशियल और करंट का कोई रेशियो लेते हैं तो एक कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि कांस्टेंट मिलेगा और ये कांस्टेंट होगा आपका उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को रेसिस्ट करना, रोकना या कंज्यूम करना हम कह सकते हैं। इसके बाद हमारे थोड़ा रिलेशन बन जाते हैं, रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस इन आई एंड वी। ओम्स लॉ के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास I इक्वल टू एन वी डी फार्मूला होता है। वी डी का फार्मूला हमारे पास है EM इंटू टाउ, जो कि I बनेगा NE स्क्वायर 8 टाउ अपॉन M। V अपॉन आई को रखते हैं तो ये बन जाता है R, यानी कि यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस का एक फार्मूला आ जाता है। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी आ जाती है, किस किन चीज़ों से मिलकर के रेजिस्टेंस तैयार होता है। मास भी उसमें कंसीडर हो रहा है, लेंथ भी कंसीडर हो रही है, एरिया भी कंसीडर हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कंसीडर हो रहे हैं, चार्ज भी, और रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो रेजिस्टेंस है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पे हमारा रेजिस्टेंस का ये फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, रेजिस्टेंस जो है बेसिकली ये पूरा जो कांस्टेंट है M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट, और इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं इसको, रो से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ये रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है ये, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात है। अब R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, यानी कि R जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर लेंथ जितना ज़्यादा हम रखेंगे कंडक्टर का, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। सेम अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देते हैं तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया हम बढ़ाएंगे हमारा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। बट ये जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड नॉट ऑन द जियोमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ये जो रेजिस्टिविटी है ये लेंथ, एरिया या किसी भी जियोमेट्रिकल या फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती, ये केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर कॉपर का रेजिस्टिविटी है तो वो हिंदुस्तान के, दुनिया के किसी भी कोने में फिक्स होगा। आयरन का रेजिस्टिविटी है तो वो भी फिक्स होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन पॉइंट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, किस तरीके से रिलेशंस बनते हैं, हमारे नए रिलेशंस बनेंगे कि रो इज इक्वल टू E अपॉन जे, ठीक है। E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, J इज़ द करंट डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड पर करंट डेंसिटी, अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो रेजिस्टिविटी बनता है, और अगर जे को रखते हैं एन ई वी डी, तो हमारा वी डी इज इक्वल टू ई अपॉन एन ई रो बन जाता है, और वी डी इज इक्वल टू वी अपॉन एन ई रो इंटू एल भी बनता है। सिंस एक्चुअल में क्या है कि जे इक्वल टू आई अपॉन ए है हमारे पास, तो इसी से हमने एन ई वी डी भी रख के देख लिया, ठीक है, क्योंकि आई इक्वल टू एन ई वी डी था। तो ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं हमारे, इसमें बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, ठीक है। ये सभी फार्मूले आप नोट कर लेंगे, ये एक दूसरे से ही बने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और बात आती है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वी डी डिक्रीज़ हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से धीरे धीरे कंडक्टर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती है, जबकि रेजिस्टिविटी हमारी जो है इंक्रीज़ हो जाती है। व्हेन इंक्रीज, अब अगर करंट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, व्हेन आई इज़ इंक्रीजेज, तब भी आपकी वी डी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्टर में बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की। देखिए, कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस का उल्टा कर दें तो वो हमारा बनता है कंडक्टेंस, जिसका SI यूनिट होता है मो, MHO, ठीक है। दूसरा आता है कंडक्टिविटी। ऐसे ही सेम अगर हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/ρ ले लें, तो वो क्या बन जाएगा हमारा कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का अब आप कह सकते हैं तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट कंडक्टिविटी। इसका ऐसा यूनिट आता है मोह पर मीटर, ठीक है। और कंडक्टेंस का क्या होता है, मोह। इसी में रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, और रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम पर मीटर, ओम मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ये रेजिस्टेंस आया है, इसमें व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन नंबर ऑफ कोलाइजन इंक्रीज। जो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कोलाइजन, जो इलेक्ट्रॉन की टक्कर है वो बढ़ जाएगी कंडक्टर के अंदर, ड्यू टू द मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन डिक्रीजेस, एंड देयरफॉर द रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके लिए हम एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 इंटू टी। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑन 0 डिग्री, रेजिस्टेंस एट ए टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस एंड 0 डिग्री। तो इनिशियल रेजिस्टेंस और बाद में टेम्परेचर के बढ़ने से, इस टी टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस RT, इसमें कोफिशिएंट निकलता है अल्फ़ा। इसको हम R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस R2 इंटू T1, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, R0 रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, RT 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, R1 जो है T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और R2 जो है वो T2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ये डिस्कस किया मैंने। इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।